नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हाल ही में टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने धमकी दी है इज़राइल को कि हम आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। तो ये जो धमकी है ये कहने को बहुत छोटी सी लग सकती है किसी को, और इस धमकी का वैसे तो इंडिया का से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन इसमें और बहुत सारे आजकल क्या होता है, सारी दुनिया ग्लोबल है, आपस में जुड़ चुकी है। तो कोई भी चीज़ कहीं पे भी युद्ध होता है तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में भी मिलते हैं। तो ठीक इसी तरह ये इसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। और जैसा कि हम सभी भारतीय ये मानते हैं कि हमारे इज़राइल के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है और वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो उस दोस्ती में अगर कोई हमारे दोस्त के ऊपर हमला करता है, उस पर आक्रमण करता है, तो ये समाचार हमारे लिए कम से कम ये इस पॉइंट से भी ख़राब है कि हमारे किसी मित्र देश के ऊपर वो अटैक हो रहा है। लेकिन अब इस धमकी में एक और एंगल है। वो एंगल ये है कि जो टर्की है वो नाटो का भी मेंबर है, और आप सभी जानते ही हैं कि नाटो का जो मेंबर होता है उस पर अगर किसी एक देश ने हमला किया, मान लीजिए इज़राइल टर्की पे हमला करता है, तो वो हमला नाटो के सभी देशों के ऊपर माना जाएगा। तो अब मेरा इसमें सवाल यह है कि जो इस समय अमेरिका बहुत लार्ज स्केल पर, अमेरिका और जर्मनी बहुत लार्ज स्केल पर इज़राइल की हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी और वेपन के हिसाब से भी, पॉइंट से भी। अगर टर्की हमला करता है इज़राइल के ऊपर, तब इन देशों का क्या होगा, तब अमेरिका का क्या होगा, वो क्या करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। तो उसमें इन लोगों को दो चीज़ में से एक करनी पड़ेगी कि या तो टर्की को नाटो कंट्री की जो सदस्यता दी हुई है उसमें से उसको बाहर निकालना पड़ेगा, या फिर बल्कि शायद इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन हम ये कह सकते हैं कि वो चाहते हुए ना चाहते हुए भी इज़राइल की हेल्प नहीं कर पाएंगे, बल्कि इनडायरेक्टली कुछ करना पड़ेगा। तो जब ये एर्दोगन ने ये धमकी दी इज़राइल को, तो जो इज़राइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी वापसी जवाब दिया इसका, मतलब क्या कहेंगे उसका, बात पर हमला किया टर्की के ऊपर बातों से। और उसमें उन्होंने ये कहा कि आप शायद भूल गए हैं कि इराक के जो तानाशाह राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, उनका क्या हुआ। अब इस बात के दो मतलब निकलते हैं। जब 9/11 हमला हुआ अमेरिका के ऊपर, उसके बाद अमेरिका ने एक पूरी दुनिया में एक क्या कहेंगे, एक माहौल बनाना शुरू कर दिया कि इराक न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। हालांकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था और आज तक कुछ वहाँ मिला भी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में ये हल्ला मचाया गया कि इराक न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और उससे पूरी दुनिया को बहुत खतरा है और वो तानाशाह देश है, इसलिए उसके ऊपर अटैक कर दिया गया। अब इसमें बात ये आती है कि जो ये हमला किया गया, ये क्यों किया गया था? क्योंकि इराक के जो सद्दाम हुसैन थे उन्होंने उससे कुछ साल पहले इज़राइल के ऊपर अटैक किया था मिसाइल से, और इज़राइल ने उस बात का जवाब तुरंत रिएक्ट ना करते हुए वेट एंड वॉच वाला काम किया था, और उसने डायरेक्ट खुद इराक के ऊपर हमला ना करते हुए उसने यूएस की हेल्प ली, अपने दोस्त की हेल्प ली, और यूएस से ये अटैक करवाया। और यूएस ने इसके लिए पूरी भूमिका पहले ही पूरी दुनिया में बना दी थी कि इराक न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, जो आर्मी की स्ट्रेंथ या आर्मी की पावर मानी जाती है, उस पावर के हिसाब से पूरे दुनिया की हर आर्मी का एक रैंकिंग कैटेगरी दी हुई है पूरी ग्लोबल। तो उसमें नंबर 1 पे यूएस आता है, नंबर 2 पे रशिया आता है, नंबर 3 पर चाइना आता है, और नंबर 4 पे हमारा प्यारा भारत देश आता है। लेकिन जो टर्की है वो 8वें नंबर पर है और इज़राइल 13वें-14वें नंबर पर है। दूसरा अंतर यह है कि जो इज़राइल की पॉपुलेशन है वो मात्र 1 करोड़ के आसपास है, और जबकि टर्की की जो पॉपुलेशन है वो 8 करोड़ के आसपास है। हालांकि टर्की के पास न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कभी उसने कोई टेस्ट भी नहीं किया है, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी 22-23
करोड़ के करीब है और उसके पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान को टर्की से नीचे रखा जाता है। पिछले कुछ दिनों में टर्की ने, हालांकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत चल रहा है और वहाँ पर बहुत बेरोज़गारी है, कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, सब कुछ चौपट होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद टर्की ने अपनी जो डिफेंस सेक्टर है, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने वाली जो मद है, उसमें 150% का इंक्रीमेंट किया है, 150% का इंक्रीमेंट इन डिफेंस सेक्टर। तो वो ये चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बने, अपने पैरों पे खड़े हों और हम किसी भी देश के ऊपर अटैक कर सकें। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि उस साइड के जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अरब हो, ईरान हो, इराक हो और टर्की हो या लीबिया हो, जो भी कंट्रीज़ हैं, सब कभी ना कभी किसी ना किसी के ऊपर अटैक करते ही रहते हैं, उस एरिया में कभी शांति होती ही नहीं है। तो इस बार भी एक नया पंगा बिन बैठे टर्की ने अपने ऊपर ले लिया है। ये भी कह सकते हैं कि टर्की ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है, जबकि उसका इस पूरे इंसिडेंट से कुछ लेना देना नहीं था। जैसे ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम नींद से जगते हैं और जग कर हम किसी को अपना घर में सपना सुनाने लगते हैं, शायद ऐसे ही वहाँ के जो वो हैं एर्दोगन, उनको सपना आया होगा और उन्होंने बस प्रेस के सामने डायरेक्टली बोल दिया कि हम जब चाहें इज़राइल के ऊपर अटैक करके और हम उसको अपने कब्जे में ले सकते हैं। लेकिन ये बात इतनी मजाक वाली नहीं है, इस बात के बहुत बड़े मायने हैं। जो टर्की का स्टेटमेंट है वो भी बहुत बड़ा है और जो इज़राइल ने उसका वार किया है, रिप्लाई दिया है, वो भी बहुत बड़ा है। तो अगर मान लीजिए टर्की करता भी है अटैक इज़राइल के ऊपर, तो इज़राइल अपने आप को डिफेंड कर सकता है और चुप बैठ सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो अपना बदला जैसे इराक वाला जो इंसिडेंट बताया है वैसे लेगा ही लेगा, क्योंकि इज़राइल की ये हमेशा पॉलिसी रही है कि हमारे जितने भी दुश्मन हैं उसे आज नहीं तो कल ख़त्म करना ही करना है। और इसी लिस्ट में अब एर्दोगन का नंबर लिख चुका है। अब उनकी मौत निश्चित है। अब वो कब होती है वो कोई नहीं जानता। जैसे सद्दाम हुसैन कब मारा जाएगा ये कोई नहीं जानता था, ऐसे ही ये एर्दोगन कब ऊपर जाएंगे कब, अभी किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो जो ये सारी सिचुएशन चल रही है, मैं सोचता हूँ ये अमेरिका जो नाटो गेम खेलता है यूरोप में, हर कंट्री को नाटो में जोड़ लेता है, तो उसे पहले से नहीं पता था कि टर्की किस टाइप का कंट्री है, उसको हमें नाटो का मेंबर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ऐसी अमेरिका ने पाकिस्तान को भी अपना कुछ अलाई, क्या नाम है उसका मुझे अभी याद नहीं आता, लेकिन उसमें पाकिस्तान को भी कुछ नाम दे के ग्रुप बनाया हुआ है। हालांकि वो जब से अफ़गानिस्तान से गए वो ग्रुप की अब कोई अहमियत नहीं रही, सब कुछ ख़त्म हो चुका है वो। लेकिन नाटो का जो ये खेल है ये मेरी समझ से परे है, क्योंकि आप एक तरफ तो रशिया यूक्रेन वॉर में भी आप ब्लेम करते हो रशिया को कि रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, तो क्या ये बात अमेरिका या यूक्रेन को नहीं पता था कि अगर हम नाटो का मेंबर बनेंगे और नाटो यानी कि अमेरिका यानी कि रशिया और अमेरिका का महादुश्मनी, उसमें आप अमेरिकन आर्मी को रशिया के बॉर्डर पर ला के बिठा दोगे, ये यूक्रेन को नहीं पता था? ऑब्वियसली पता था। तो ये सारा गेम चलता रहता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जितनी भी है, ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स भी कहते हैं, वो ऐसी है कि जैसे शतरंज का खेल होता है ना, सारे जितनी भी गोटियां होती हैं वो सब बैठी होती हैं और दोनों जो भी खिलाड़ी होते हैं आमने सामने वाले, वो अपनी अपनी दिमाग में अपनी अपनी प्लानिंग चलते रहते हैं और उस हिसाब से वो प्यादा, घोड़ा, वजीर, ऊँट, हाथी, ये सब इधर से उधर हिलाते रहते हैं और सामने वाले को चेकमेट करते रहते हैं। सेम इंटरनेशनल पॉलिसी में या पॉलिटिक्स में यही सब चीज़ें चलती हैं। कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ किस कंट्री के बेनिफिट हैं, ये सब इसमें चलते रहते हैं और हर कंट्री कुछ ईमानदारी से अपना बेनिफिट देख के आगे बढ़ते हैं और कुछ केवल अटैक की बात करके ही आगे बढ़ते हैं। अब टर्की है, वो अजरबैजान और उनकी वॉर चल रही है आपस में, आर्मेनिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। तो आर्मेनिया टर्की का पड़ोसी है, उसके बावजूद वो सपोर्ट कर रहा है टर्की अजरबैजान का, इंडिया सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया का। तो
बस कंडीशन इसी तरीके की है, पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ कब किसके साथ और कौन किसके पीठ में छुरा घोंप दे, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इंडिया के फ़िलहाल पॉलिसी एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम, और उसमें हमारा दूसरा जो मोदी जी कई बार पुतिन से कह चुके हैं कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, यानी कि भारत ना तो खुद किसी के साथ युद्ध करना चाहता है और दूसरे देशों को भी यही नसीहत देता है कि आप अपनी इकनॉमी बढ़ाइए, अपने जो पब्लिक है उसको आगे बढ़ाइए, ये युद्ध का समय नहीं है। तो जी अभी के लिए अभी इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।